गर्मी में भी आवाज जा रही प्रॉपर। हाँ। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ चुके थे कुषाण वंश तक। भी हम लोग आगे पढ़ेंगे और वह गुप्त वंश की हम बात करेंगे, है ना। कौन से वंश की? हम लोग गुप्त वंश की बात करेंगे। देखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा? श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। और इसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही था, घटोत्कच, जो कि 40-40 वर्ष दोनों शासन करेगा, 240 से लेकर के 280, और फिर 280 से लेकर 320 उसका पुत्र रहेगा। ठीक है। और घटोत्कच जो था वह क्या करेगा? महाराजा की उपाधि लेगा। किसकी उपाधि? महाराज। इसके पहले कोई महाराजा वगैरह की उपाधि अभी तक किसी ने नहीं लिया। ठीक है। इसके बाद आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, जो लगभग 15 साल तक शासन करेगा। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का था, और यहाँ क्या आया? चंद्रगुप्त प्रथम है, जो कि यह गुप्त वंश का है, और वह चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का। यह भी बात हमें ध्यान रखने। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। और 320 ईस्वी में इनके द्वारा गुप्त संवत चलाया जाता है, और इनके द्वारा क्या किया गया? तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह होता है, और यह प्रथम गुप्त शासक हैं जिन्होंने क्या किया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कि बताइए, महाराजा धीराज का उपाधि सबसे पहले किसने धारण किया? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम। और प्रथम। महाराजा कौन? महाराजा की उपाधि घटोत्कच। घटोत्कच। थोड़ा सा, है ना, प्रोनाउंसिएशन इसका अजीब तरीके से हो। इसके बाद आप देखेंगे 335 से लेकर के देखिए 375 तक, काफी लंबा टाइम तक है। तब से 335 से 375, लंबा टाइम तो है। और 335 से 375 तक कौन शासन करेगा? समुद्र गुप्त शासन करेगा। कौन शासन करेगा? समुद्र गुप्त है जो शासन करे। इतिहासकार, हिस्टोरियन के रूप में स्मिथ हैं, और इन्हें यानी समुद्र गुप्त को स्मिथ ने भारत का क्या कहा है? नेपोलियन का।
आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक, अप्रतिरथ जैसी उपाधियों को धारण किया। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन के कौन से अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। इसमें आप देखेंगे, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उत्तरापथ के 9 राजा और दक्षिणापथ के कितने, 12। 12 राजाओं को हराया। ठीक है, इन्हें कविराज भी कहा जाता था, और सिक्का पे इनको बीना बजाते हुए दिखाया गया। इनके दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन। इनकी कौन सी अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसी में चर्चा है, मतलब इनके बड़प्पन का। वैष्णव धर्म को मानने वाला था समुद्रगुप्त, और यह भी क्या करवाया, अश्वमेध यज्ञ, है ना। अश्वमेध यज्ञ हमने चर्चा भी किया था कि अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया था कि कोई राजा है, कोई कहीं का राजा बना तो अपने शक्ति का प्रदर्शन के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था। इसमें हमने क्या बोला था कि घोड़ा को छोड़ा जाता है ना, और वह घोड़ा क्या होगा, जहां तक जाएगा समझिए कि वह उसका क्या हो गया, एरिया हो गया। समझे, जहां कोई घोड़ा को रोक लेता है वहां पे क्या होता है, लड़ाई, है ना, लड़ाई होगा। अब कोई जीत जाता है तो और आगे बढ़ जाता है, हार जाता है तो एटलीस्ट, मतलब जो भी युद्ध का कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग चीजें होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त है जो शासक बनेगा, लेकिन अयोग था, तो फिर चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बन जाता है रामगुप्त की हत्या करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि श्रीगुप्त, फिर कौन, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, देन समुद्रगुप्त द्वितीय, जो कि 375 से लेकर के 415 तक रहे, और इनके द्वारा शकों को हराया जाता है। और जब शक को हराएंगे तो यह कौन सा उपाधि धारण करेंगे, विक्रमादित्य का। ठीक है, विक्रमादित्य का। तो देखो याद ध्यान रखना है कि घटोत्कच जो है महाराजा का उपाधि, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि, है ना, समुद्रगुप्त पर क्रमांक या अप्रतिरथ का उपाधि, इसके बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि का भी उपाधि धारण किया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी कुबेरनाग से क्या किया था, विवाह भी किया। कुबेरनाग से उत्पन्न जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, और इसका विवाह बाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय से कराया गया। ठीक है, इनकी कहानी बड़ा ही फेमस थी,
रुद्रसेन क्या हो जाती है, मृत्यु। और उसके बाद है जो, यह इसलिए भी चर्चा में आती है क्योंकि यह खुद क्या करती है, संरक्षिका बन जाती है। कौन? प्रभावती। ठीक है। उस दौरान आप देखेंगे कि गुजरात और काठियावाड़ पर विजय भी चंद्रगुप्त के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आएगा और 14 वर्ष तक यह भारत में रहे। कौन? फाहियान। 399 से 414 ईस्वी, यानी 14 से 15 वर्ष तक लगभग का सकते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्र के नाम से है जो संबोधित किया गया है महरौली के स्तंभ में। और इनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, अमरसिंह, ब्रह्महीर, शंकु, बेतालवट, फिर घटकर पर, छपनक और भरूची, कितने? 9 रत्न रहा करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो यह अपने आप में यह एक प्रमुख शासक चंद्रगुप्त कौन? द्वितीय। इसके बाद कुमार गुप्त प्रथम, यह ध्रुव देवी का पुत्र कुमार गुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बनेगा। और यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी जाएगी, है ना। और जो कि कौन धर्म का? बौद्ध धर्म का यह प्रमुख शिक्षा का क्या बनता है? केंद्र। इसके बाद स्कंद गुप्त, इस इनके टाइम में क्या होगा? हून का आक्रमण होगा। हून जाति का नाम है ना, जो कि बर्बर जाति, सब खूंखार जाति। और स्कंद गुप्त के द्वारा क्या किया गया था? हुनों को भारत से खदेड़ करके भगा दिया गया, जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और अभिलेखों में हुनों को क्या कहा गया है? मलेक। ठीक है। स्कंद गुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का क्या किया गया है? पुनरुद्धार किया गया है। ठीक है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि वह एवंडन अवस्था में था, उसको फिर से जीर्णोद्धार कराया गया। मतलब खराब पड़ा था, उसको ठीक कराया गया, रिपेयरिंग कर सकते हैं। और इनके द्वारा कौन सा? सक्रादीप की उपाधि धारण की गई थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन होगा? विष्णुगुप्त। और इसी के साथ यहीं से क्या हो जाता है? मगध का अंत, है ना। मगध का क्या होगा? अंत हो जाता है। थोड़ा हम जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। हम लोगों ने बात किया कि यह है जो कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया, इनके टाइम में बना, जो बौद्ध धर्म का यह प्रमुख केंद्र बनता है। ठीक है। इसके बाद है जो हर्षवर्धन, पाल शासक, ये सब संरक्षण प्रदान करेंगे। एक जावा का शासक जिसका नाम है बाल पुत्र देव, यह भी इसके विस्तार के लिए पूंजी देंगे। हिंदसांग अपनी यात्रा के समय इस इस विश्वविद्यालय की चर्चा भी करते हैं, है ना। और उस समय प्रमुख जो आचार्य थे वह कौन थे? इनके समय में सिलभद्र थे। इनके द्वारा कहा जाता है कि 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ा करते थे यहाँ। 1510 शिक्षक हुआ करते।
इसमें केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, गणित, दर्शन शास्त्र, व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई हुआ करती थी। ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम होता था, तब है जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू क्या हुआ करता था, एडमिशन। कहाँ? इस यूनिवर्सिटी में। इसमें देखेंगे कि चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया भारतीयों के साथ साथ पढ़ा करते थे। इसमें निशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था, और खर्चा बर्चा हो तो इसके लिए 200 गांव से क्या किया जाता था, जो टैक्स नहीं होता है कि राजा को जो टैक्स जाता, वह है जो यूनिवर्सिटी को चला जाता था, उसी से उसका खर्चा चलता था। बड़ा सा पुस्तकालय था, और 3 भवन को मिलाकर के बनाया गया था। कहा जाता है कि 90 लाख किताबें थी। ठीक है। जो 3 देख रहे हैं, रत्न, रत्न रंजक, रत्नोधि और रत्नासागर, प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय का संज्ञा है जो प्राप्त है, और 2016 में यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया, इसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया। 2006 में क्या किया गया था, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सुझाव दिया गया, और 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया, और 2014 से क्या किया गया, यहाँ पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। यानी पढ़ाई है जो 2014 से स्टार्ट हो चुका है। समझे? तो यह अपने आप में एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी उस समय का हुआ करता था, लेकिन बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया, इसको नष्ट कर दिया गया। इसके बाद देखेंगे गुप्त काल की हम बात करें, गुप्त काल की जो बात कर रहे हैं उसमें गुप्त प्रशासन की बात करें, तो जो राजा हुआ करता था वह दैवीय अधिकार रखा करता था। मौर्य काल में देख रहे थे कि सभी का सेंटर जो हुआ करता था, है ना, एक जगह राजा सबसे हेड हुआ करता था। लेकिन चीजें पहले से डिस्टॉर्ट होती जाएगी, और इसमें प्रमुख चीजें जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक और न्यायिक अधिकार राजा के पास ऐसे हुआ करता था, लेकिन केंद्रीकृत ओवरऑल सिस्टम नहीं थी। ठीक है। इसका विभाजन जो है ग्राम, फिर विषय, भुक्ति और देश के रूप में। जैसे है गांव है, फिर अब हम लोग का पंचायत होता है, ब्लॉक होता है, उसमें मेरा ध्यान रख करके गांव, फिर जिला टाइप, फिर राज्य, और फिर देश टाइप आप याद रख सकते हैं। देश का प्रधान जो हुआ करता था उसे गोप्ता, भुक्ति का प्रधान उपरिक, विषय का प्रधान विषयपति, और ग्राम का प्रधान ग्रामिक हुआ करता था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह प्रमुख इनका आय का स्रोत जो था वह कौन था, कृषि था, और टैक्स जो लिया जाता था 1/4 से 1/6, यानी लगभग 16% से लेकर के 25% टैक्स लिया जाता था। व्यापार उद्योग भी थे, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह प्रमुख था।
नगर के रूप में उज्जैन है जो प्रमुख नगर था गुप्तों के टाइम में, जिसमें आप देखेंगे एक चीज और, कि सोने के सिक्के को दीनार और चांदी के सिक्के को रुपए का कहा जाता, है ना। सामाजिक व्यवस्था इनकी कैसी थी? तो जटिल सामाजिक व्यवस्था थी। हम लोगों ने पढ़ा ही था कि उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे आएगा भैया, व्यवस्था गड़बड़ाते जाएगी, है ना। तो वर्ण व्यवस्था की जगह कौन सी व्यवस्था हावी थी? जाति व्यवस्था। उसमें जातियों के अंदर जाति, उस जाति का भी, है ना, उदय हो जाता है। और कहा जाता है कि कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार कौन से टाइम में? गुप्त टाइम में। कायस्थ, कई बार आपने एक मतलब प्रसंग के रूप में सुना होगा कि लाला हूं मैं, लाला हूं कलम चलाने वाला हूं, है ना। तो वो कायस्थ जाति को कहा जाता है। ठीक है। इस जाति के लोग, अब देखोगे कि हर एक जाति का कुछ न कुछ अपनी यूनिकनेस होती है। या कहा जाता है कि सबसे पढ़ी लिखी जाति, ठीक है, इनकी संख्याएं कम है, बट बुद्धिजीवी जाति के अंतर्गत आते हैं। अब देखो आगे, इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। जो अछूत जाति जिन्हें कहा जाता है वह गांव से बाहर आता है ना। और दास प्रथा भी था। इन्हें कहा जाता है कि यदि कोई अछूत जाति के लोग गांव में प्रवेश करते थे तो घंटी बजा कर करके आना पड़ता था। यदि आया भी था, फिर उसको साफ किया जाता था। तो व्यवस्थाएं बहुत ही अजीब किस्म की थी। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति हम लोगों ने जहां पढ़ा कि ऋग वैदिक टाइम में अच्छी थी, मौर्य काल में भी ठीक थी, लेकिन गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी। और भानुगुप्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख है? एरन अभिलेख। इसमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। इन महिलाओं को उनके पति के शव के साथ जला दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे गुप्त काल के टाइम में जो कला है, ये उतना तो विकास नहीं होगा, मतलब जितनी यूनिकनेस आपको मौर्य काल में देखने को मिलता है, लेकिन इसने भी बहुत सारे आयामों को क्या किया? जोड़ा। चाहे वह स्थापत्य कला के रूप में हो, चित्रकला के रूप में हो, मूर्ति या साहित्य के रूप में हो। मंदिर का जो निर्माण होगा, तो उत्तर भारत में जो मंदिर का निर्माण होता है वह नागर शैली में गुफाओं का निर्माण होगा, और बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए विहारों का क्या होगा? निर्माण। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ निर्माण नहीं हो। इन्हीं के टाइम में देखिए, अजंता का गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। बाघ गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इन्हीं के टाइम में ये बनती। प्रमुख रचना की बात करें हम, तो इनके टाइम का प्रमुख रचना अति इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखेंगे, इन्हें आपको याद रखना है। कालिदास का है अभिज्ञान शकुंतलम, फिर मालविका, अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम,
मेघदूतम, ऋतु संहारम और विक्रमो वश्यम। ठीक है, तो इन कालिदास की इतनी पुस्तकें, अब बिना एक और सुनने से तो याद होगा नहीं, उसको लिख लिख कर करके याद करना पड़ेगा। फिर हम लोग और दोबारा जब पढ़ेंगे वो वाली हिस्ट्री तो हम चर्चा करेंगे भी। देखिए, विष्णु शर्मा का क्या है, पंचतंत्र, कामसूत्र, वात्स्यायन का, अमर सिंह का अमर कोश है, नीति शास्त्र है कामंदक का, मृच्छ कटिकम जो है शूद्रक का, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम सूर सिद्धांत आर्यभट्ट का, 10 गीति का आर्यभट्ट का, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत है, और ब्रह्मगुप्त का भारत का न्यूटन कहा जाता। ठीक है, और बी एस स्मिथ के द्वारा जिस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा किया कि बी एस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा था, भारत का नेपोलियन, उसी प्रकार से क्या गुप्त काल को संस्कृति का इतना जबरदस्त निर्माण हुआ था, मतलब कई सारे मंदिर वगैरह बने, तो इन सभी उपलब्धियों के कारण से इसको स्वर्ण युग है जो कहा जाता है हिंदू संस्कृति को लेकर कर। किसने कहा था, बी ए स्मिथ ने कहा। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा कि गुप्त वंश के साथ ही मगध का, है ना, क्या होगा, वर्चस्व खत्म हो जाए, सत्ता का केंद्र क्या होगा, बिखरा हुआ नजर आएगा इस टाइम, और मगध कहीं दूर दूर तक दिखेगा नहीं, और उसके बाद भाई नहीं दिखा। आज देखो बिहार की स्थिति, जो बिहार से पूरा दुनिया का शासन व्यवस्था, मतलब पूरा दुनिया नहीं, पूरा भारत का शासन व्यवस्था चलता था, आज भारत के सबसे गरीब राज्यों में एक है, इवन कौन कहें कि सबसे गरीब राज्य। सबसे अशिक्षित राज्य में माना जाता है, सबसे गरीब राज्य में माना जाता है, डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं है, व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है, इस रूप में बिहार की अकाउंटिंग होती है। लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से हम देखें तो अगला जो हमें पढ़ना है वह कौन सा वंश, पाल वंश। यह पाल वंश भी मुख्यतः बिहार में नहीं था, इसका मेन केंद्र कहाँ था, बंगाल। ठीक है, इस वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो है गोपाल, जिनके द्वारा 750 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाएगी। ठीक है, इनके द्वारा उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, कहाँ, बिहार शरीफ में, और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक होगा धर्मपाल, जो कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाएगा, कहाँ में, भागलपुर में। फिर सोमपुर महाविहार का स्थापना करेगा, लेकिन यह बांग्लादेश में है। और धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें प्रतिहार से लड़ाई करेगा, राष्ट्रकूट से लड़ाई करेगा, है ना, हारेगा भी और जीतेगा भी। पहले बत्सराज से हारेगा और फिर क्या करेगा, ध्रुव और बत्सराज से जीतेगा। इसके बाद है जो कन्नौज पर अधिकार करेगा, सब इसी के लिए लड़ता है। कन्नौज मतलब आपके पास अभी मैप हो तो आप अपना बिहार बंगाल को देखिए, और यूपी वाला आपको साइड जो नजर आ रहा है ना, इसी के लिए इधर बंगाल है, इधर बिहार है, इधर यूपी है ना। यह हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यह एरिया क्या है, बहुत उपजाऊ, और उपजाऊ रहेगा तो
उसके लिए लड़ाई लड़ेगा लोग, क्योंकि उस समय वही साधन हुआ करता था। ठीक है, तो कन्नौज के लिए लोग लड़ा करते थे। इसने उपाधि धारण किया था उत्तरापथ का स्वामी। उत्तरापथ मतलब उत्तर भारत वाला, दक्षिणापथ कहे तो दक्षिण भारत वाला। तो इधर का स्वामी कौन था? धर्मपाल। इसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बनता है और मुंगेर को अपना राजधानी बनाता है। कौन? देवपाल। देवपाल के टाइम में देखेंगे कि बाल पुत्र देव, जो शैलेंद्र वंशी शासक है, ठीक है, वह क्या चाहता है कि हम जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके एक्सपेंशन के रूप में हम कुछ अपना योगदान दें, तो जगह चाहिए। तो वही देवपाल, इंडोनेशिया के शासक बाल पुत्र देव को 5 गांव है जो दान में दिया था। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ। इसके बाद है जो विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल, इन सब ने शासन किया, लेकिन मेन तो धर्मपाल ही था। इसके बाद पाल टाइम में कांसे की मूर्तियां हैं जो मिलती है ना, जो कि ढाली हुई रहती थी सांचा से। और इसमें 2 कलाकार थे पाल टाइम में, जिनका नाम था धीमन और बितपाल। क्या नाम था? धीमन और बितपाल। ठीक है, लॉस्ट बैक्स मेथड बोला जाता है ना, बैक्स मेथड। इसके अलावा आप देखेंगे बेसाल्ट पत्थर का जो काला काला मूर्ति जो देखते हैं आप, वो पाल टाइम का ही। कभी बराबर वगैरह की पहाड़ियों में आप जाएंगे तो मिलेगा मूर्ति। जो भी काली काली जो मूर्तियां मिलती, जिसके आगे का पार्ट क्या होता था? पूरा नक्काशी किया हुआ, और पीछे वाले पार्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन मॉर्च टाइम में देखेंगे कि हर एक पार्ट को अच्छे से सजाया जाएगा और पॉलिश किया हुआ रहता। ठीक है, इसके बाद भी और देखेंगे कि इन्हीं के टाइम में क्या होगा? लघु चित्रकला और वॉल पेंटिंग, दीवार वाला चित्रकला, ये सब शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो भी चित्रकला वगैरह मिलेगी, पिक्चर वगैरह मिलेंगे, मूर्ति मिलेंगे, इसमें प्रमुखता किसकी होगी? तो प्रमुखता होगी बौद्ध धर्म की। हाँ। तो यह जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट था, जिसे हम लोगों ने काफी टाइम देकर करके चीजों को पढ़ा है, थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं राजधानी के रूप में। सबसे पहले देखिए बृहद्रथ वंश आएगा, राजगीर को अपना पहला राजधानी बनाएगा। फिर हर्यक वंश का शासक आएगा, कौन? बिंबिसार। उस समय भी राजधानी वहीं रहेगी, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि बिंबिसार के बाद अजात शत्रु उसका बेटा आएगा, उसको मार करके फिर अजात शत्रु के बाद मार देगा अजात शत्रु को, कौन? उसका बेटा उदयन। और उदयन के द्वारा क्या किया जाएगा? पाटलिपुत्र है जो राजधानी बना दिया जाता है गंगा और सोन के और गंडक के संगम पे। इसके बाद क्या होगा? इस शिशुनाग वंश का शासक जो शिशुनाग है, ये राजधानी बदलते लेकर के चला जाता है वैशाली। लेकिन उसी वंश का शासक आएगा कालाशोक, वह राजधानी लेकर के चलाएगा कहाँ? फिर से पाटलिपुत्र। और यही नंद वंश के टाइम में, मौर्य वंश के टाइम में यही शासक, यही क्या रहेगी? राजधानी। लेकिन कुषाण के टाइम में देखिए पुरुषपुर और मथुरा हो जाएगी।
गुप्त के टाइम में देखिए फिर से पाटलिपुत्रा, और फिर पाल टाइम में कहा होंगे, देवपाल है। इस प्रकार से इसके बाद तो आपको नहीं दिखेगा भाई कि बिहार सत्ता के केंद्र में प्रमुख रूप से रहा। बस ऐसे ही रहेगा लेकिन प्रमुख रूप से नहीं रहेगा। यह पुस्तकें हैं, पटेल का अर्थशास्त्र है, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन शासन प्रशासन से संबंधित है। अश्वघोष की रचना, बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। फिर प्रज्ञा परमिता नागार्जुन की रचना है और इनके द्वारा शून्यवाद का सिद्धांत भी दिया गया था। हिंदसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में भारत की यात्रा का विवरण किया है। इसके बाद मेगास्टिच की पुस्तक इंडिका है, जो सेलुकस निकेटर का क्या था, दूत, और इसने मौर्य साम्राज्य का चर्चा किया। नागसेन की रचना कौन है, मिलिंद पन्हो, जिसमें नागसेन और मिनांडर का क्या है, वार्तालाप है, जिसमें आप देखेंगे कि क्या है, बैक्ट्रियन शासक है, विदेशी शासक, और यह है जो बौद्ध भिक्षु। तो यही क्या करता है, नागसेन बताते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में। फिर यह प्रभावित हो जाता है, शुरू में तो बड़ा अजीब बिहेव करता है, फिर बाद में प्रभावित हो जाता है। ललित विस्तारम देखिए, बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। श्रीलंका के राजाओं का वर्णन महावंश में, और बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां जातक में। तो ज से जातक, ज से जातक और ज से जन्म, तो जन पुनर्जन्म की कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी। यह है आपका एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे फिर कौन सी, इसकी मध्यकालीन पार्ट। अब देखिए, जो एंशिएंट हिस्ट्री आपने यहाँ पढ़ा वही सेम चीज भारत का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, लगभग सेम वही बात होगा। ठीक है, तो इसलिए